टीवी चैनल है उसकी बड़ी सीमित क्षमता होती है कि हमारे पास एक ही पेज का पन्ना है, उसी में आपको धर्म भी दिखाना है, उसी में आपको पॉलिटिक्स भी दिखाना है, उसी में आपको हैपनिंग दिखाना है, किस वक्त हम क्या दिखाएं, ये बड़ी प्लानिंग और योजना का काम होता है। तो मेरे बारे में किसी ने लिखा था कि ब्रजेश राजपूत एक वो अच्छे हलवाई हैं। हाँ। जो ताज़ी सब्जी होती है या जो ताज़ी मिठाई होती है उसको तो रंग सजा के टीवी पे दिखा देते हैं, उसमें जो बच जाता है उसको शाम को आर्टिकल के रूप में लोगों को परोस देते हैं। आप जो बच्चे हैं उनको ये जो फिटनेस है और साथ में आप शिखर पर चढ़ रहे हैं, ये दो चीजें एक साथ कैसे है? टीवी की नौकरी में पहले क्या आपको अच्छा बोलना होता है जी, अच्छा लिखना होता है और अच्छा दिखना भी होता है। हम आपको क्यों देखेंगे? आप ऊट पटांग बाल रख के बैठे हो, दाढ़ी बढ़ाए हुए, खिचड़ी बाल है, सफेद बाल है, तो आपको क्यों देखेंगे? आपने प्रिंट मीडिया से शुरुआत की और अब आप आ रहे हैं डिजिटल के अंदर, क्या फर्क दिखता है दोनों में? नमस्कार, स्वागत है आपका वीर भारत पॉडकास्ट में। साथ ही साथ हम समन्वित हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, आपके लिए लेकर आए हैं अनेकानेक विद्वान। हम उनको कहें अगर कि वो हैं पत्रकार, साहित्यकार, न्यूज़ चैनल से या फिर चित्रकार, आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारे विषय विशेषज्ञों से साथ मुलाकात। और आज हम उपस्थित हैं भारत भवन के न्यास में। जी, पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और प्रणाम उदंत भारत के जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, एक ऐसा त्यौहार जब पूरे देश से आए हुए हैं ये महानुभाव। आज हमें अपने आप पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि पत्रकारिता का वो नाम मेरे सामने है जिसे पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए इनसे मुलाकात करवा दूं आपकी। ये हैं श्री ब्रजेश राजपूत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको बहुत धन्यवाद पूवी जी। हम बैठे हैं भोपाल में, और भोपाल जो कि राजाओं का शहर है, जो कि राजधानी मानी जाती है राजनीति की, और उस राजधानी के अंदर अगर चैनल के राजा कहा जाए तो वो आपको कहा जाएगा। जी हाँ, विस्तार न्यूज़ चैनल के समूह संपादक हैं आप, और न जाने कितनी ही विधाओं से पारंगत हैं। लेखक हो, समीक्षक हो, मतलब अगर मैं इनके विषय में कहने जाऊं तो पॉडकास्ट मेरे कहने पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो उस विषय को इतर रखते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक राजा की भूमिका में आपको कैसा महसूस होता है कि जब हम चैनल की बात करते हैं, कितनी उसमें सत्यता हम लोगों तक देते हैं, और एक जो विश्वसनीयता कायम की आपने अपने चैनल के माध्यम से कि व्यक्ति अगर चाहे कि मुझे इस न्यूज़ की सत्यता जाननी है तो चलिए लगा लीजिए विस्तार, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो एक आम नागरिक होने के नाते मेरे ही मन में प्रश्न। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर सा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल है या जो चैनल के हम लोग हेड होते हैं तो कोई राजा और प्रजा जैसी भूमिका में नहीं होते हैं, एक लीडरशिप के रोल में होते हैं। चूँकि इतना लंबा अनुभव होता है तो जो हर पल खबरें आती रहती हैं, ढेर सारी, सैकड़ों, हज़ारों, उन खबरों में से खबरें छांटनी होती हैं, उन खबरों का ट्रीटमेंट करना होता है, उन खबरों की सत्यता जांचनी होती है, और उन खबरों को एक बेहतर कलेवर, एक रुचिवर कलेवर के साथ जनता के सामने उस पर्दे पर लाना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा टीवी का जो पर्दा है वो एक ही होता है। आपने अखबार देखेंगे, सुबह आपके सामने अखबार आते हैं तो उसमें 12, 18, 20 पन्ने होते हैं और आप सब कुछ पढ़ लेती हूँ, एक ही वक्त में सब कुछ पढ़ लेती हूँ। मगर हमारा जो टीवी चैनल है उसकी बड़ी सीमित क्षमता होती है कि हमारे पास एक ही पेज का पन्ना है, उसी में आपको धर्म भी दिखाना है, उसी में आपको पॉलिटिक्स भी दिखाना है, उसी में आपको हैपनिंग दिखाना है, उसी में फिल्म, उसी में खेल, उसी में परिचर्चा, उसी में इंटरव्यूज़, उसी में सब कुछ। तो ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो किस वक्त हम क्या दिखाएं, ये बड़ी प्लानिंग और योजना का काम होता है। तो हम जो सीनियर लोग होते हैं, हम लोगों का काम बस यही होता है कि कब किस वक्त कौन सी खबर आ रही है उसको किस तरीके से पेश करना है, कितनी देर तक चलाना है, कब उसको गिराना है, कब उसको उठाना है, कब उसमें लगातार कंटेंट जोड़ना है। जैसे कि खबर जो टीवी क्यों देखता है आदमी? टीवी और अखबार में वही फ़र्क है, अखबार आदमी सुकून से पढ़ता है,
टीवी में आदमी क्या जब घटनाएं होती हैं तो आदमी टीवी तब देखता है। हाँ। लगातार घटना हो रही है, हाँ। कुछ ना कुछ लगातार हैपनिंग हो रही है, हर घड़ी कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, तो हम लोग उस खबर में अपडेट लगातार करते रहते हैं, जिससे कि जो हमारा दर्शक है उसको लगातार खबरें मिलती रहें। अखबार में तो वो जो खबर मिलेगी एक दिन बाद मिलेगी, 24 घंटे बाद मिलेगी, बहुत विशाल कवरेज के साथ मिलेगी, विश्लेषण के साथ मिलेगी। मगर हम जो अभी इस वक्त टीवी चैनल में उसको जो खबर परोस रहे हैं वो उसको संपूर्णता में मिले, उसको नया इनपुट मिले, उसको थोड़ा सा विश्लेषण मिले, उसको थोड़ा रोचकता मिले, उसको अलग अलग जगह से कंटेंट मिले। तो ये सब हम लीडर्स का काम होता है और जो हम काम अपने चैनल्स में करते हैं। और चूँकि हम लोगों ने बड़े बड़े दूसरे चैनल्स में काम किया हुआ है तो उनके जो अपने सीनियर से सीखा हुआ है तो वो सब यहाँ छोटे अपने सहयोगियों को सिखाते हैं और इस तरह से एक बेहतर चैनल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चैनल सिर्फ 2 साल का है, मगर 2 साल में बड़ी बात नहीं होगी कि एक बड़ा विश्वसनीय और एक भरोसे का चैनल बन के उभरा है, जो बात आप भी कह रही हैं। जी, आपके विषय में कहा जाता है कि आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आप कभी लेखक बन जाते हैं, कभी समीक्षक बन जाते हैं, कभी संपादक बन जाते हैं। अगर आपके लिए 2 लाइन कहूँ कि हर इंसान में होता है कई चेहरे, हर इंसान में होते हैं कई चेहरे, अगर देखना है तो बार बार देखिए। निदा फाजली साहब का जी कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसे भी देखिए बार बार देखिए। जी, तो आपको जब देखते हैं, आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं, आप अपने आप को किस रूप में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, बड़ा कठिन सवाल है आपका। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जर्नलिस्ट का मतलब ही होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। हम सब कुछ जानते हैं, हम फिल्म के बारे में जानते हैं, हम खेल के बारे में जानते हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, हम कुकरीज़ के बारे में जानते हैं, हम फूड के बारे में जानते हैं, हम फॉरेन के बारे में जानते हैं, हम हर चीज़ के बारे में जानते हैं। मास्टर किसी के नहीं होते। तो यदि मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो मालूम नहीं क्या होता और बहुत बेचैनी में जी रहा होता। तो वो बेचैनी को शांत करने का जर्नलिज्म से बेहतर कोई दूसरा पेशा है नहीं कि उस पत्रकारिता में आपके पास बहुत कुछ अपने आप को व्यक्त करने का तरीका होता है। तो मेरे बारे में किसी ने लिखा था कि ब्रजेश राजपूत एक वो अच्छे हलवाई हैं जो ताज़ी सब्जी होती है या जो ताज़ी मिठाई होती है उसको तो रंग सजा के टीवी पर दिखा देते हैं, उसमें जो बच जाता है उसको शाम को आर्टिकल के रूप में लोगों को परोस देते हैं। तो इस तरीके से ये है कि चूँकि हम टेलीविज़न वाले हैं और हम लोग 1 मिनट की कहानी के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, कई घंटे लगाते हैं, कई दिन लगाते हैं और वो पर्दे पे 1 मिनट के लिए आती है। 1 मिनट से ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है क्योंकि टीवी की अपनी सीमाएं होती हैं। मगर हम जो इतना पीछे स्ट्रगल करते रहते थे वो जनता को कैसे बताएं कि हम एक खबर हमको कब मिली जिसमें आपसे मिलने आया था, अचानक एक फ़ोन आ गया किसी आदमी का कि आपको यहाँ आना है, अभी आधे घंटे में किसी से अपॉइंटमेंट है। मैंने आपसे विनम्रता से सॉरी कहा, फिर मैं वहाँ गया, उससे मिल के फिर यहाँ गया। तो ऐसे लगातार चक्री चलती रहती है। तो इस तमाम व्यस्तताओं के बीच में अपना काम करना, अपने प्रोफेशन का काम करना, अपना बेहतर काम करना, अपने परिवार को वक्त देना, दोस्तों को वक्त देना, पढ़ाई लिखाई को वक्त देना, क्योंकि पत्रकार बिना पढ़ाई लिखाई के अधूरा है। यदि वो पढ़ेगा, लिखेगा, अपने आप को व्यक्त नहीं करेगा तो फिर वो पत्रकार कहने के लायक नहीं, फिर तो वो स्टेनोग्राफर है, बैंक का बाबू है। तो यदि पत्रकार को आपको बेहतर पत्रकार बनना है तो खूब लिखिए और पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर बेचैनी होगी लिखने की, तो आप लिखना सीख जाएंगे। तो लिखना पढ़ना दोनों ज़रूरी है। तो जब हमने देखा कि हमारी टीवी की कहानी 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है मगर हमारा जो स्ट्रगल हम किसको बताएं, तो फिर मैंने कॉलम लिखना शुरू किया। और एक सुबह सवेर करके अखबार था, उसमें हर संडे को कॉलम लिखता था, लोगों को बहुत पसंद आता था। उसको फेसबुक पे डालता था तो लोग कहते थे कि आपकी भाषा में बड़ी रवानगी है और आप जिस तरीके से बताते हैं तो लगता है कि आप हाथ पकड़ के किसी जगह ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। तो लगता है कि आपको और हमको दिखाना था, मगर समय की सीमा होती थी। तो इस तरीके से फिर मैंने करीब 2 साल तक लगातार कॉलम लिखे। कॉलम लिखने के बाद लगा कि अब इस कॉलम की किताब बना लेनी चाहिए। तो फिर मैंने 2 किताबें निकाली, ऑफ द स्क्रीन और ऑफ द कैमरा। उस सब में घटनाओं के पीछे की कहानियां हैं, हर कहानी कैसे पूरी होती है, वो सारी सच्ची कहानियां थी। कुछ मैंने मन से रचित नहीं थी, सब सच्ची कहानियां थी और वो आपको ऐसा लगा कि आज ही घटित हो रही हैं। हर कहानी के पीछे कई कहानियां होती हैं। तो वो जब पर्दे के पीछे की कहानियाँ सामने आई तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे लगा मैं लेखक भी हो गया हूँ, जबकि मैंने लेखन कुछ इंटेंशनली लेखक नहीं बना। फिर जब लिखते लिखते फिर मुझे कुछ सच्ची कहानियाँ मिल जाती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ तो एक आपकी भी कहानी होगी, आप भी कहीं से स्ट्रगल करके कहीं से कहीं निकल के आएंगे, आपकी रुचि, आपके शौक। तो मुझे फिर एक लड़की मिली मेघा परमार नाम की। तो वो भी मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ी वक्त गुजारा तो लगा कि इसकी कितनी कहानी, इसको जनता के सामने लाना चाहिए। तो फिर मैंने उस पर एक फर्स्ट पर्सन बन के 180 पन्ने की किताब लिखी, द एवरेस्ट गर्ल।
वो बहुत पसंद आई लोगों को, उसके 2-3 संस्करण आ चुके हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा आप ज़रूर पढ़िएगा। तो हम लोग ऐसी अच्छी कहानियों की तलाश में रहते हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं। तो जो अच्छी कहानी मिलती है, कभी उस पर टीवी की स्टोरी कर देते हैं, कभी उस पर लेख लिख देते हैं, और बहुत अच्छी कहानी हुई तो किताब भी लिख देते हैं। जी, तो अगर कुछ शब्दों में कहा जाए कि आप वो पारंगत हैं जो कद्दू से भी कलाकंद बनाना जानते हैं और लोगों को बड़ा ही पसंद आता है। जी हाँ, आपने प्रिंट मीडिया से शुरुआत की और अब आप आ रहे हैं डिजिटल के अंदर। क्या फ़र्क दिखता है दोनों में? बहुत फ़र्क है। प्रिंट में क्या होता था, मैं ऐसा एक पेन लेके जाता था अपने ऑफिस शाम को, और वहाँ पे जो खबरें आती थी उनकी एडिटिंग करता था। वो उप संपादक का काम हो गया। दिन में आपको कुछ घंटे में काम करना है। फिर जब मैं रिपोर्टर बन गया तो सुबह से स्टोरी करने ढूंढने निकलता था और शाम को आके 6 बजे स्टोरी फाइल करके अपने घर चला जाता था। टीवी में आया तो टीवी में 24 घंटे का काम होता है। हर समय कोई खबर आती है, उसमें अपडेट आते हैं, तो पूरे समय अपडेट रहना पड़ता है। टीवी की नौकरी सुबह से ऑफिस के कॉल से शुरू होती है, आज क्या कर रहे हो, तो आज क्या कर रहे हो, सुबह उठ के तुरंत बताओ आज हम ये कर रहे हैं। और शाम जब खत्म होती है तो बताता हूँ, पड़ता है ऑफिस से फोन आता, कल क्या कर रहे हो, तो ये बताना पड़ता है। तो इतना हेक्टिक काम होता है। मगर ये जो डिजिटल मीडिया है ये तो और उससे भी कई गुना बड़ा है, ये उसका जिन्न है टीवी का भी। तो इसमें कुछ करना धरना नहीं है, इसमें आप हर आदमी डिजिटल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अखबार के लिए आपके घर अखबार आता था, आप वेट करती थी, चाय के कप के साथ अखबार खोल के पढ़ती थी। टीवी के लिए आप टीवी की स्क्रीन के सामने जाती थी, उस ड्राइंग रूम में जाती थी, रिमोट ढूंढती थी, रिमोट से ऑन करती थी, फिर टीवी देखती थी। डिजिटल के ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है, 2 बटन दबानी है और आपके सामने वो टीवी चलने लगा, आपके सामने अखबार चलने लगा। तो इतना बड़ा बदलाव आ गया, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसमें क्या, हर आदमी, जैसे ट्विटर के जो मालिक हैं या एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, वो कहते हैं कि जो भी हमको यूज़ कर रहा है, हमारे सारे यूज़र मीडिया है जी, क्योंकि वो अपने आप को देख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकती हूँ। लोगों को व्यक्त करने के बहुत सारे मीडियम हो गए। पहले फेसबुक था, अब ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया। तो हर आदमी पत्रकार है, जिसके पास भी फ़ोन है उसने अपने कुछ लिख दिया और पत्रकार हो गया। एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ कि एक लड़की अपनी माँ के साथ कहीं से आ रही थी, एक छोटे से वॉशरूम में गई, तो वहाँ देखा कि उसको अनयूजुअल कुछ लगा, तो वो गई, उसने देखा वहाँ कैमरा लगा हुआ है लड़कियों के वॉशरूम में। वो निकली, उसने अपने मोबाइल से शूट करना शुरू कर दिया और तार के साथ साथ आई और बाहर तक उस कंप्यूटर तक ले गई। और ये कहानी हम लोगों को दे दी, हमने टीवी में चलाई। अगले दिन से उस पेट्रोल पंप पे ताला पड़ गया। अब बताइए पत्रकार बड़ा कौन, वो नई लड़की बड़ी पत्रकार की, हम लोग बड़े पत्रकार। तो हर आदमी अपने आप को व्यक्त कर रहा है। टीवी की समझ हर आदमी की पैदा हो गई है, रिपोर्टिंग का जज्बा पैदा हो गया है, गलत काम को सामने लाने का जज्बा आ गया है। तो बड़ा बदलाव आ गया है। तो कुछ हजार मनुष्य बचे हैं, आदमी बचे हैं, और लाखों करोड़ों पत्रकार हो गए हैं। तो लाखों करोड़ों पत्रकार की भीड़ में आप कैसे एक बेहतर, अच्छे विश्वसनीय पत्रकार बने रहें, ये इस समय बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी बात। आज जब इतना बड़ा महोत्सव इसे कहेंगे, पत्रकारों का महोत्सव, प्रणाम उद्दंत मार्कंड, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि हिंदी के बड़े बड़े ज्ञानविद आए हुए हैं, अगर हिंदी की मैं बात करूं कि हिंदी उस मूर्ति का नाम है जो कि सोने या पीतल से बनी हुई नहीं है, हर काल में उसे पिघलाया जाता है, गढ़ा जाता है, और वो अष्ट धातु की मूर्ति बनकर हमारे सामने हर बार एक नया रूप लेकर आ जाती है। आपके मन में हिंदी को लेकर आज जबकि बच्चे जेनजी हो रहे हैं, क्या विचार हैं और आप इसका भविष्य कितना देखते हैं? नहीं, देखिए, हिंदी तो हम कहें हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, और बिना हिंदी के हम सब अधूरे हैं जी। और मुझे लगता है पूरा देश ही, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी की अपनी एक ताकत है, हिंदी की अपनी एक रीच है। हाँ। जो भी भाषा होगी जिसकी रीच ज़्यादा होगी वो उतनी ताकतवर होगी। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत, तो उसमें हिंदी की ताकत से इनकार नहीं किया सकता। और जो भी हिंदी में काम करेगा बहुत पॉपुलर होगा, चाहे अखबार हो, चाहे लेखक हो, चाहे कुछ भी हो। और हर भाषा की, जैसे वेद प्रताप वैदिक बोलते थे कि हर भाषा की एक टंकार होती है, तो हिंदी की एक अलग टंकार है, और वो टंकार हमारी लोक भाषा में और ज़्यादा उभर के आती है। तो भाषाओं में भेद करना तो नहीं चाहिए, पर चूँकि हिंदी का अपना बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े लोग ज़्यादा बोलते हैं, एक बहुत अच्छी, आसानी से समझने बोलने वाली भाषा है, तो हिंदी का तो जलवा है और अनंत काल तक रहेगा, उससे कभी इनकार नहीं कर सकते। आपने अनेक अवार्ड जीते हैं जी। मतलब जो आज के जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं नवयुवा, वो आपको तो अपना आइकन मानेंगे और मानते ही रहेंगे। नहीं कुछ। लेकिन आपको देखकर लगता है कि क्यों ना आप फिल्म में गए होते तो आप एक शानदार से एक कलाकार हुए होते और लोग आपको अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र जैसा मानते होते।
आप जो बच्चे हैं उनको ये जो फिटनेस है और साथ में आप शिखर पर चढ़ रहे हैं, ये दो चीज़ें एक साथ कैसे है, ये अगर गुर दें छोटे कुछ शब्दों में तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुनेंगे तो बहुत गुनेंगे। मैं मानता हूँ कि टेलीविज़न की नौकरी बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। मैंने 20-25 साल गुजारे, अभी भी काम कर ही रहा हूँ। टीवी की नौकरी में पहले क्या आपको अच्छा बोलना होता है जी, अच्छा लिखना होता है और अच्छा दिखना भी होता है। तो अच्छा दिखने के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि हर आदमी अच्छा दिख जाता है, दिखने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। आपको इतने तनाव के बीच में भी अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ता है। बहुत आप शौकीन होने के बावजूद आपकी डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि आप अच्छा खूब खाएंगे खूब पिएंगे तो अच्छी फिटनेस कैसे मेंटेन कर पाएंगे, और बहुत तनाव में आपको रहना पड़ता है। यदि भगवान ने मेरे बाल बचा दिए हैं और पेट अंदर है तो ये कुछ ना कुछ है ऐसा कि जो एफर्ट्स डाले हुए ऊपर से भगवान की कृपा है। तो ये सब कुछ करना पड़ता है। और जो चूँकि हम इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, हम यदि उस अखाड़े में उतरे हैं तो हमको फिर मिट्टी की पकड़ आना चाहिए, हमको दांव पैंच आना चाहिए, हमको सब कुछ सीखना होगा, हमको अच्छा दिखना होगा। यदि हम बहुत अनयूजुअल दिखेंगे तो लोग हमको क्यों दिखेंगे। हमने जब टेलीविज़न सीखा है तो हमारे जो सिखाने वाले लोग थे, जब स्टार न्यूज़ आया था तो हमसे कहा गया था कि टेलीविज़न दरअसल टेलीविज़न वो मीडियम है जो आदमी अपने ड्राइंग रूम में देखता है, आदमी अपने बेडरूम में देखता है। तो वहाँ किसी भी ऐसे आदमी को आने देगा जो जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी प्लीजेंट हो, जो अच्छा लगेगा, जो आम फहम होगा। हम आपको क्यों देखेंगे? आप ऊट पटांग बाल रख के बैठे हो, दाढ़ी बढ़ाए हुए, खिचड़ी बाल है, सफ़ेद बाल है, लोग आपको क्यों देखेंगे? आज हम अपने आर्टिस्ट को या जिनके नाम लिए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को क्यों देखने जाते हैं? 3 घंटे क्यों देखते रहते हैं? पैसे दे के क्यों देखते हैं? क्योंकि वो हमको अच्छे लगते हैं, हम उनको देखते हैं, उनके हंसी में हंसते हैं, उनके दुख में रोते हैं। तो बेसिकली टेलीविज़न ही जहाँ कैमरा है उसके सामने एक्टिंग है, कलाकारी है, और सबसे बड़ी बात एक दृश्य है। यदि हम कैमरे के सामने कैमरे की आंख में डाल के जब उसको आई लव यू कहेंगे तभी वो हमको प्यार करेगा, हम उसको प्यार करेंगे। तो हमको कैमरे से प्यार करना आना चाहिए, और कैमरा आपको तभी प्यार करेगा जब आप बेहतर दिखोगे और खुद को प्यार करेंगे, तब जाके पहले खुद को प्यार करें, और खुद को प्यार करने के लिए थोड़ी सी गठाने लगाना जरूरी है ज़बान पर। जो नई पीढ़ी के जो मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई लोग, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि टीवी बहुत कठिन नौकरी है, तो आ रहे हैं तो सोच समझ के आइए। जब भी कैमरे के सामने आए तो तैयारी से आइए, बाल काट के रखिए, शेविंग करके रखिए। टीवी में आने से पहले मेरी बहुत मोटी मोटी मूंछें हुआ करती थी मगर हम लोग जब आए तो हम लोग की ग्रूमिंग हुई, हम लोग को सिखाया गया, तो हम लोग उस दौर के टीवी के लोग हैं जो अभी तक चल पा रहे हैं। नहीं तो आपने तो नई पीढ़ी के कितने पत्रकारों को आप जानती होंगी। बहुत कुछ सीखने को मिला है आज, और एक सार्थक चर्चा के अंग रहे हम लोग, और चाहूँगी कि अगली बार फिर से आपसे एक मुलाकात करूँ और एक शानदार सा फिर से एक पॉडकास्ट करूं। आप आए हमारे साथ में और इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ये थे श्री ब्रजेश सिंह राजपूत जी। जी हाँ, इनसे सीखे आपने किस प्रकार से गुर होते हैं राजा बनने के। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूर्वा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।